सीपीसी में आपका जो ऑर्डर चल रहा था 11, आदेश 11 आपका प्रकटीकरण और निरीक्षण के बारे में है, यानी कि डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है, एक तो समय बनता है और दूसरा आपका ज़्यादातर जो बना है अब तक आपका समय पर क्वेश्चन ज़्यादा बना है। प्रकटीकरण का मतलब ये हुआ कि आप माने ओपन करिए बातों को, और दस्तावेज का निरीक्षण का मतलब कि दस्तावेज का निरीक्षण या इंस्पेक्शन किया जा सकता है। तो आपका आदेश 11 का नियम 1 बताता है परिप्रश्नों द्वारा प्रकटीकरण करना, यानी कि इसका मतलब कि वादी न्यायालय के माध्यम से प्रतिवादी को कुछ प्रश्न दे सकता है कि आप इसका जवाब दीजिए, और प्रतिवादी न्यायालय के माध्यम से वादी को प्रश्न दे सकता है कि आप इसका जवाब दीजिए। ये आपका आदेश 11 के रूल 1 में दिया गया। कम चांस है पूछने का, जो ज़्यादा पूछने का आपका चांस है वह लिखिए, अंडरलाइन करिए, आदेश 11 का नियम 2। यहाँ आपका समय पूछ सकता है कि विशिष्ट परिप्रश्नों का दिया जाना, यानी कि आपका विशिष्ट परिप्रश्नों का दिया जाना। तो यहाँ जो पूछा जा सकता है, टाइम अंडरलाइन करिए, 7 डेज है। यानी कि देखिए, फिर एक बार हम बेरेक बताते हैं, लेकिन जो आपका पूछा जा सकता है, देखिए एक बार, विशिष्ट परिप्रश्नों का दिया जाना, तो परिप्रश्नों के परिधान के लिए इजाज़त के लिए आवेदन पर वे विशिष्ट परिप्रश्न जिनका परिधान किए जाने की प्रस्तावना है न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे, और न्यायालय उक्त आवेदन को दाखिल करने के दिन से 7 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा कि क्या ये परिप्रश्न विपक्षी को दिया जाए कि नहीं। यानी कि अगर वादी ने परिप्रश्न के लिए इजाज़त मांगी, परिप्रश्न न्यायालय के सामने रखे कि इनका जवाब प्रतिवादी से मांगा जाए, तो वादी ने जो एप्लीकेशन दिया है, अब समस्या ये है कि उस एप्लीकेशन पर न्यायालय को कितने दिनों में फैसला ले लेना है कि इन प्रश्नों को प्रतिवादी से पूछा जाए कि नहीं। और अगर प्रतिवादी ने प्रश्न दिया है तो वादी से इन प्रश्नों को पूछा जाए कि नहीं। आवेदन दिए जाने की कितने दिनों के अंदर आपका ये डिसाइड किया जाएगा न्यायालय द्वारा, तो 7 डेज। ये क्वेश्चन आ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए बेरेक पर। इसके बाद आपका आदेश 11 का नियम 4, परिप्रश्नों का प्रारूप क्या होगा। तो जो परिप्रश्न परिशिष्ट सी के यानी कि ग के प्रारूप संख्या 2 में जो प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में होंगे। अब अगर ऐसा अंदर से क्वेश्चन बनता है तो भाई सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, दिन तो कुछ याद कर लेंगे। अब परिशिष्टि सी के आपका प्रारूप संख्या 2 में जो मॉडल दिया गया है उस मॉडल से प्रश्न दिए जाएंगे। अब ये थोड़ा याद करना मुश्किल है, ये जरूर बात है। तो आपका अगला देखिए, आपका आदेश 11 का नियम 7 पढ़िएगा, परिप्रश्नों का अपास्त किया जाना या काट दिया जाना। यानी कि इसका मतलब कि अगर परिप्रश्न दिया गया है, मान लीजिए वादी द्वारा प्रतिवादी को, तो न्यायालय में आपका ये मांग किया जा सकता है कि ये परिप्रश्न फालतू है, तंग करने वाले हैं, अनुचित हैं, अतः इन्हें काट दिया जाए। तो आवेदन आपका जो आवेदन दिया जाएगा परिप्रश्नों के तामील के पश्चात कितने दिन के भीतर दिया जाएगा, वो समय याद रखना है, 7 डेज। यानी कि इधर जो भी आपका 11 में समय चल रहा है, आप एक लाइन देख सकते हैं कि वह 7 आपका जो चल रहा है, इधर दो आपका नियम बताया गया कितने दिन के अंदर, 7 डेज।
लेकिन आदेश 11 के नियम 8 में जो समय होगा वह 10 दिन का होगा। देखिए, उत्तर में दिए गए शपथ पत्र का फाइल किया जाना, तो आप उत्तर में शपथ पत्र दे रहे हैं, यानी कि वादी ने प्रतिवादी से परिप्रश्न पूछा, प्रतिवादी को उसका जवाब देना है। तो जिस दिन परिप्रश्न या क्वेश्चन प्रतिवादी को दिए गए, वो उसके कितने दिनों के अंदर वह शपथ पत्र लगाकर और उनका जवाब देगा। तो यहाँ 7 दिन नहीं, यहाँ आपका 10 डेज है। अंडरलाइन करते रहे बैरक पर। यहाँ कितना दिन है? 10 दिन। यही सब थोड़ा गलती सीपीसी में ज़्यादा होती है, कहीं 7 दिन तो कहीं 9 दिन तो कहीं 10 दिन तो कहीं 14 दिन तो कहीं 1 मास दिया रहेगा। और यही 3-4 क्वेश्चन आपका बनता है, तो भाई 15 क्वेश्चन में अगर 10, 11, 20 सही हो जाए तो पर्याप्त है। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन के लिए एकदम केवल सीपीसी ही पढ़िए। मैं बता दूं, अगला देखा जाए आपका, अगला जो आपको इसमें पढ़ना है, कह सकते हैं कि आधे इधर आपका छोड़ दीजिएगा, मैंने कि इधर का जो नियम है वो छोड़ देंगे। अब आइए आदेश 12 देखा जाए। आदेश 12 में एडमिशन या स्वीकृतियां दी गई हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन वही समय या आदेश और नियम पूछने का चांस रहता है। यहाँ भी आप कुछ ही पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ना है। तो पहले एडमिशन होता क्या है, स्वीकृति होती क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसका प्रभाव क्या होता है, ये पूरी तरह आपका पहले एविडेंस में जानना है। उसके बाद आपका आर्डर कह सकते हैं कि 12 पढ़ना है। उसको कोरिलेट करेंगे तो बेरेक पर कर लीजिए। जहाँ तक एडमिशन या स्वीकृति की बात है, स्वीकृति का मतलब कि किसी बात को या किसी तथ्य को एक्सेप्ट कर लेना। यानी कि अगर वादी ने अपने अभिवचन में कोई बात कही है और प्रतिवादी उस बात को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसे हम एडमिशन या स्वीकृति कहेंगे। और अगर प्रतिवादी या विपक्षी ने कोई बात अपने लिखित कथन में की है और वादी उस बात को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो हम कहेंगे कि वादी ने उस बात को क्या कर लिया, स्वीकार। तो पहले तो आप याद रखिए, आपका एडमिशन का प्रकार हम बता रहे हैं। और पूछा जाता है, एडमिशन 2 प्रकार का होता है एविडेंस में। एक एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी कि गैर न्यायिक, यानी कि न्यायालय से बाहर। और एक होता है न्यायिक यानी कि जुडिशियल। तो न्यायिक स्वीकृति का मतलब ये हुआ कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान किसी बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए। जैसे ए ने कहा कि बिजली का बिल मैं जमा करता हूँ, तो बी ने उस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, बिजली का बिल ए ही जमा करता है। तो ऐसी दशा में अगर ये बातें न्यायालय में बी ने स्वीकार की है, तो हम इसे जुडिशियल एडमिशन कहेंगे, यानी कि न्यायिक स्वीकृति। ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपका ये याद रखना है कि अगर जुडिशियल एडमिशन है, न्यायिक स्वीकृति है, तो एविडेंस का एक सेक्शन याद रखना है, 58। जोड़ सकते हैं भाई बैरक पर। एविडेंस का कौन सा सेक्शन है? 58, जो स्पष्ट बताता है कि न्यायिक स्वीकृतियों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी स्वीकृतियां सबूत का वैभीयर करती है सबूत का त्यजन करती है, सबूत का अभित्याग करती है, न्यायिक की गैर न्यायिक की दोनों। तो दोनों नहीं, केवल क्या मार कर आएंगे, न्यायिक। इसका प्रावधान एविडेंस की धारा में दिया गया है, 58 में। ये दूसरा नियम। अब आइए दूसरा प्रकार देखा जाए, गैर न्यायिक स्वीकृति। जो एडमिशन न्यायालय के बाहर किया जाए,
उसे आपका गैर न्यायिक स्वीकृति कहते हैं और उस स्वीकृति को न्यायालय में साबित करना आवश्यक होता है। यानी कि गैर न्यायिक स्वीकृति सबूत का अभित्याग नहीं करती, क्योंकि उस एडमिशन को साबित करना क्या रहता है, आवश्यक। जो अब एक पॉइंट और सतर्क रहना है, जो एडमिशन होता है वह एविडेंस की धारा 103 के तहत, 103 के तहत एक विशिष्ट तथ्य है। यानी कि समस्या बनाकर देता है कि ए न्यायालय में कहता है कि हजूर बी ने हमसे इस बात को स्वीकार किया था कि हम सी से 5,000 रुपया उधार लिए हैं। ये स्पेसिफिक फैक्ट है, विशिष्ट तथ्य है, और इस तथ्य को ए को ही साबित करना पड़ेगा कि बी ने हमसे ये बात क्या कही थी, क्योंकि विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है। 103 के तहत जो न्यायालय से मांग करता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य में क्या करे, बिलीव करे, विश्वास करे। बैठिए हो। यानी कि इसका मतलब विश्वास करे। ये जो एविडेंस का सेक्शन है 103 है, ये समस्यात्मक क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके बाद आपका एडमिशन पर फिर बैक हो, अभी एविडेंस में ही चलेगा 5 मिनट। एडमिशन की जो परिभाषा है ये भी जे में क्वेश्चन आ चुका है, सेक्शन वाइज आया है कि स्वीकृति की परिभाषा एविडेंस की किस धारा में दिया गया है, 17 में, यानी कि 17 में। तो स्वीकृति है क्या, परिभाषा देखा जाए। स्वीकृति एक कथन है, चाहे वह मौखिक रूप से किया गया हो, चाहे लिखित रूप से यानी कि दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में। तो एक क्वेश्चन और बना था कि किस धारा में सन 2000 में संशोधन किया गया, तो 17 में ही किया, 17 में भी किया गया। और किसको एडमिशन मने के लिए जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। ये क्वेश्चन भी बना है, दो क्वेश्चन। तो स्वीकृति है क्या, स्वीकृति ऐसा कथन है, चाहे वह मौखिक किया जाए या लिखित किया जाए या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट किया जाए, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कोई अनुमान इंगित करता हो, और जो उन व्यक्तियों द्वारा और उन परिस्थितियों में किया गया हो जिनका उल्लेख ए तस्मीन पश्चात यानी कि धारा 17 के बाद किया गया है। तो धारा 18, 19, 20 में उन परिस्थितियों और उन व्यक्तियों का उल्लेख है जो एडमिशन कर सकते हैं। और पिछली बार आपका एपीओ में सेक्शन 18 पर आया था कि एडमिशन कौन कर सकता है, तो 3 ऑप्शन दिया था। वाद के पक्षकार, उनके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता, विषय वस्तु में हितबद्ध व्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो 5 ऐसी कंडीशन है, 5 ऐसे लोगों का उल्लेख किया गया है धारा 18 में जो एडमिशन कर सकते हैं। फिर थर्ड पर्सन द्वारा एडमिशन 19 में है, किराएदार वाला उदाहरण। और रेफरी का सिद्धांत 20 में यानी कि जिस व्यक्ति को अथराइज किया गया है किसी तथ्य के बारे में जानकारी देने के लिए, उसका कथन भी एडमिशन होगा, ये सेक्शन 20 में। एडमिशन कब रेलेवेंट होगा, इसका उल्लेख सेक्शन 21 से लेकर 23 तक में दिया गया है। और अगर किसी व्यक्ति ने किसी तथ्य को स्वीकार कर लिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये बताया गया है 31 में एविडेंस के। खूब पूछा जाता है कि स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा, तो स्वीकृति स्टापेल उत्पन्न करेगी, विबंध उत्पन्न करेगी। यानी कि अब उस व्यक्ति को उस बात से मुकरने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। अब समस्या है कि चूंकि एडमिशन स्टापेल के रूप में प्रवर्तित होती है तो स्टापेल है क्या,
इसके लिए आपका प्रावधान जो किया गया है वह एविडेंस की धारा 115, 116 और 117 और स्टापेल सिविल मामलों में लागू होगा कि क्रिमिनल में। पिछली बार जे में आया सिविल में। यानी कि हमें लगता है कि इतना से एक दो क्वेश्चन तो एविडेंस से भी आपका क्या होना चाहिए। तो वो जो एडमिशन है आपका सिविल मामलों में भी होता है, क्रिमिनल में भी आपका। और उसी एडमिशन के बारे में आदेश बार आपका 12 में प्रावधान किया गया। अब आदेश 12 शुरू करिए। अब ये ना पूछेगा कि एडमिशन होता क्या है। एक और लाइन जो क्वेश्चन बनता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका बना है, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन, कि भारत में तथ्य के बारे में स्वीकृति सुसंगत होती है कि विधि के बारे में, कि दोनों में? नहीं, दोनों नहीं, अंतर है। भारत में केवल तथ्य के बारे में स्वीकृति सुसंगत है, जबकि इंग्लैंड में तथ्य और विधि दोनों के बारे में। इसको अलग कहीं लिखिए, अलग कहीं लिख लीजिए, क्वेश्चन गलत होता है ये ज़्यादा। भारत में केवल तथ्य के बारे में यानी कि फैक्ट के बारे में, भारत में केवल तथ्य के बारे में स्वीकृति सुसंगत होती है, तो विधि के बारे में नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है ये। जबकि इंग्लैंड में तथ्य तथा विधि दोनों के बारे में स्वीकृति सुसंगत होती है। इंग्लैंड में लिख लीजिएगा, तथ्य एवं विधि दोनों के बारे में जो स्वीकृति होगी वह सुसंगत होगी। आगे देखिए, आदेश 12 शुरू किया जाए। स्वीकृतियां, आपका मामले की स्वीकृति की सूचना। तो वादी कहेगा प्रतिवादी से कि आप माने हमारे मामले, हमने जो वाद पत्र में बातें कही हैं वो कौन कौन सी बातें आप स्वीकार करते हैं। और प्रतिवादी वादी से कहेगा कि जो हमने प्रतिवाद पत्र या लिखित कथन या WS कही अभी बताना है, या रिटन स्टेटमेंट कहिए, या जवाब दावा कहिए, जवाब कहिए, जो विपक्षी ने जवाब लगाया है, तो विपक्षी पूछेगा वादी से कि इन जवाबों में कौन कौन सी बातें आपको क्या है स्वीकार। तो वादी किससे कहेगा, पूछेगा प्रतिवादी। और प्रतिवादी किससे कहेगा, वादी से, कि कौन कौन सी बातों को आप स्वीकार कर रहे हैं जो हमने कहा है। यानी कि आप ही बता दीजिए कि जो हम कहे हैं उनमें से कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात आपकी नज़र में झूठ है। तो आदेश 12 नियमन समाप्त हो गया। अब बचा ही क्या? यही तो कहा गया है कि पक्षकार एक दूसरे से क्या कहेंगे कि कौन सी बात सत्य है आप बताइए और कौन सी बात झूठ है। आदेश 12 का नियम 2 आपको पढ़ना है। आदेश 12 का नियम 2, दस्तावेज की स्वीकृति के लिए सूचना। आपका दस्तावेज की स्वीकृति के लिए सूचना, यहाँ समय पूछा जाता है देखिए थोड़ा फिर एक बार, कि अगर वादी ने कोई दस्तावेज पेश किया है तो प्रतिवादी को ये सूचना दे सकता है कि ये बताइए कि जो मैं दस्तावेज पेश किया हूँ आप इसकी सत्यता को स्वीकार करते हैं कि इनकार करते हैं। तो जो आपका वादी ने आपका सूचना प्रतिवादी को दे दी कि आप बताइए कि हमारा दस्तावेज आप एक्सेप्ट करते हैं कि डिनाई करते हैं, तो प्रतिवादी को कितने दिनों के अंदर या तो स्वीकार करना पड़ेगा या इनकार। तो कितना दिन के अंदर? 7 डेज। और इसी को प्रतिवादी पर घुमा दीजिए। प्रतिवादी अगर वादी को सूचना देता है और ये कहता है कि जो हमने दस्तावेज पेश किया है आप बताइए किस दस्तावेज को स्वीकार करते हैं और किस दस्तावेज को इनकार करते हैं, तो जिस दिन प्रतिवादी ने वादी को सूचना दे दी
उसके कितने दिनों के अंदर स्वीकार या इनकार करना है, 7 डेज। तो चाहे वादी ने ये काम किया हो या किसने किया हो, प्रतिवादी ने, समय याद रखिएगा। आपका दस्तावेज की स्वीकृति के लिए सूचना तो आपका देने के कितने दिन के अंदर पूछा जा चुका है, थोड़ा अंडरलाइन करिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, 7 डेज। इसके बाद आइए आपका कह सकते हैं कि आपका जो पूछा जाता है, आदेश 12 का नियम 4 याद रखना है, तथ्यों को स्वीकृत करने की सूचना। अब देखिए समस्या कहाँ आती है। अगर आपका यही आपका गलत हो सकता है, फिर इसको सतर्क रहिए। अगर आपका दस्तावेज को स्वीकृत की सूचना पूछे तो आदेश 12 नियम 2 मारेंगे और इसी में घुमा देता है कि तथ्यों की स्वीकृति की सूचना। तो भाई नियम 2 नहीं मारना है, रूल 2 नहीं मारना है, 4। फिर हम एक बार बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, गलत होने की पूरी संभावना रहती है। अगर दस्तावेज के बारे में पूछे, बैठिए हो, अगर डॉक्यूमेंट के बारे में पूछे तो आदेश 12 का नियम 2 मारना है, और तथ्य या फैक्ट के स्वीकृति की सूचना पूछे तो आपका आर्डर 12 का रूल 4 मारना है। ये दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, गलत होने के पूरे चांस रहते हैं। फिर एक बार देखिए, दस्तावेज के लिए जिस दिन सूचना एक पक्षकार ने दूसरे को तामील दी है, उसके कितने दिनों के अंदर या तो स्वीकार करिए दस्तावेज या इनकार, 7 डेज। लेकिन आपका जो तथ्य की स्वीकृति की सूचना रहेगी उसमें समय थोड़ा भिन्न रहेगा। अब डायरेक्ट देखिए, आदेश 12 का नियम 4, तथ्यों की स्वीकृति करने की सूचना। कोई भी पक्षकार किसी भी अन्य प्रकार से सुनवाई के लिए नियत दिन से कम से कम 9 दिन पहले किसी भी समय लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सूचना में वर्णित किसी या किन्हीं विनिर्दिष्ट तथ्य या तथ्यों को केवल वाद के प्रयोजन के लिए स्वीकार कर ले, और ऐसी सूचना की तामील के पश्चात 6 दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाए, या उसको स्वीकार करने से इनकार करने या उपेक्षा करने की दशा में तथ्य या तथ्यों के साबित करने का खर्चा, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, इस प्रकार उपेक्षा करने या इनकार करने वाले पक्षकार द्वारा दिया जाएगा, चाहे वाद का परिणाम कुछ भी क्यों न हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तारीख को सुनवाई की डेट है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को सुनवाई की डेट से कम कितने दिन पहले यह सूचना देगा कि इस तथ्य को तुम क्या कर लो, स्वीकार। ये पहला नियम। अब जब सूचना पहुंच गई तो सूचना पहुंचने के आपका या तामील होने के कितने दिनों के अंदर सामान्यतः आप स्वीकार करिए या इनकार तथ्य को, 6 दिन। यानी कि फिर एक बार देखिए, 9 दिन और कितना है, 6 दिन। फिर एक बार हम बता रहे हैं, यानी कि अगर ये चाहता है कि भी हमारे इस तथ्य को स्वीकार कर ले, तो जो डेट सुनवाई की पड़ी है उसके कम से कम कितने दिन पहले वह बी को सूचना देगा, 9 दिन। और बी को कितने दिनों के अंदर या तो वह तथ्य स्वीकार करना होगा या इनकार करना होगा, तो सूचना जिस दिन उसे मिली है उसके कितने दिन के अंदर, 6 दिन। ये आपका महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाइए आपका जो इधर आपका इधर आपका 2-3 जो नियम है वह आपका छोड़ दीजिए। अब आ जाइए आदेश 13, आर्डर 13 से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध मने इम्पाउंड किया जाना
और लौटाया जाना, यानी कि डॉक्यूमेंट पेश करिए आपका, उसको इम्पाउंड या परिबद्ध या जब्त करना और उसको रिटर्न करने के बारे में प्रावधान आपका आदेश 13 में किया गया है। यहाँ आपको कोरिलेट करके पढ़िएगा, और जब भी कोरिलेट करके पढ़ेंगे सीआरपीसी में क्वेश्चन आता है सेक्शन 104। देखिए कौन कौन सेक्शन यहाँ कोरिलेट करना है, उसको वहीं लिख लीजिए बैरक पर। सीआरपीसी की धारा 104 को रिलेट करनी है 104 पहला। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 142 को रिलेट करना है, यानी कि उच्चतम न्यायालय अपने समक्ष पेश किए गए दस्तावेज को जब्त कर सकता है, इम्पाउंड कर सकता है, परिबद्ध कर सकता है। तो किस आपका अनुच्छेद में है 142। और जो आप ये पढ़ रहे हैं कि आपका परिबद्ध या लौटाए जाने या दस्तावेज पेश कराने की जो सिविल मामलों में शक्ति है, इसके बारे में सारवान प्रावधान सीपीसी की धारा 30 में किया गया है, यानी कि 30। तो पहले तो 3 एंगल से आप कोरिलेट कर लीजिए। सीपीसी का सेक्शन कौन सा पढ़ेंगे 30, फिर संविधान का अनुच्छेद कौन सा 142, और सीआरपीसी की धारा तो लगातार पूछी जा रही है 104। पहले आपका तीनों ये बता दिया जाए तब ऑर्डर 13 शुरू किया जाए। देखिए आपका एक उदाहरण भी हम बताएंगे इस पर, तब ऑर्डर शुरू किया जाए ताकि कॉन्सेप्ट भी भाई बनता रहे। फिर एक बार देखिए इसको, एक दो उदाहरण से भी देखिए तब आपका शुरू किया जाएगा ये। लेकिन इसको अच्छे से तैयार करिए, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बनने का पूरा चांस है। देखिए पहला एक उदाहरण देखा जाए कि मान लीजिए कि आपका किसी व्यक्ति ने मानहानिकारक या अश्लील बातें पत्र में लिखी थी। तो हम एविडेंस में भी बताए थे कि अगर किसी व्यक्ति ने समाचार पत्र के संपादक के नाम लेटर लिखा था और उसमें अपमानजनक बातें थी, तो ये मूल कॉपी हो गई, ये लेटर प्राथमिक साक्ष्य हो गया। और अगर समाचार पत्र वाले ने अपने अखबार में इसे छाप दिया, तो लेटर और जो अखबार की प्रतियां हैं, अगर इनकी तुलना की जाए तो जो लेटर था वह प्राथमिक साक्ष्य होगा, और जितनी कापी अखबार में छपी है वो क्या होगी, द्वितीय। लेकिन अगर अखबार की आपस में ही प्रतियों की तुलना की जाए तो प्रत्येक प्रति अपने लिए मूल होगी, प्राथमिक होगी, और अन्य क्या हो जाएगी, द्वितीय। लेकिन लेटर से तुलना नहीं करना है, लेटर से जब भी तुलना की जाएगी तो लेटर क्या कहलाएगा, मूल कॉपी। ये हमने कल एविडेंस में अच्छे से बताया भी था, बैठिए, और उदाहरण भी दिया था, पूछा भी जाता है। अब एक उदाहरण देखिए, दो उदाहरण कम से कम देखा जाए तब आपका कोरिलेशन, तब ऑर्डर 13 शुरू किया जाए। मान लीजिए ए ने बी को एक अपमानजनक लेटर लिखा। वह अपमानजनक लेटर बी ने कोर्ट में पेश किया। तो कोर्ट चाहे तो सीआरपीसी की धारा, अगर क्रिमिनल मामला है तो सीआरपीसी की धारा 104 के तहत उस लेटर को जब्त कर सकता है, इम्पाउंड कर सकता है, परिबद्ध कर सकता है। अब करेगा कि कर सकता है, तो कर सकता है ये भी पूछा गया था, नहीं करेगा, करेगा, कर सकेगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ही पूछा गया था। आपका सीआरपीसी में तो क्या मारेंगे, कर सकेगा, यानी कि बाध्य नहीं है। अब समस्या ये है कि जो अश्लील वस्तुएं बरामद होती हैं, जो ये अपमानजनक सामग्रियां हैं, जब न्यायालय अगर परिबद्ध करता है तो क्रिमिनल मामलों में अंत में जब फैसला आता है तो ऐसे दस्तावेज या लेटर इत्यादि को नष्ट करने का आदेश दिया जाता है। तो अपमानजनक
या अश्लील बातों को, दस्तावेजों को नष्ट करने का आदेश आपका किस सेक्शन में सीआरपीसी के दिया जाता है? वह भी सेक्शन पूछा गया है एपीओ में 455। देखिए तो एक बार सीआरपीसी की धारा 455 होना चाहिए। एक सेकेंड भाई। 53 है कि 55? एक सेकेंड देख लेते हैं भाई। हाँ, 455 है ना। देखिए आपका एक और सेक्शन जोड़ना है 455। फिर बैक होइए। अब आपको जो परिबद्ध में देखना है, आपका कह सकते हैं कि परिबद्ध करके न्यायालय चाहे तो दस्तावेज को लौटा सकता है, लेकिन आपराधिक दशा में जब्त भी रख सकता है। जैसे कि अपमानजनक सामग्री है या अश्लील सामग्री है, राजद्रोहात्मक बातें पेपर इत्यादि में छपी हैं, तो लौटाने से न्यायालय दस्तावेज को क्या कर सकता है? इनका। और अंत में जब अभियुक्त को सजा मिलती है तो 455 सेक्शन सीआरपीसी के तहत इन दस्तावेजों को नष्ट करने का क्या दिया जाएगा? आदेश। तो परिबद्ध किस में किया? सीआरपीसी की धारा 104 में। नष्ट करने का आदेश किस में दिया? आपका 455। दो धारा याद रखिएगा। अब आपका बैक होया जाए, आपका एक सिविल उदाहरण, क्रिमिनल हो गया। सिविल उदाहरण में देखिए, अब सिविल उदाहरण में गुरु चेले का ही देखा जाए। गुरु चेले के पास मान लीजिए जमीन थी। गुरु ने चेले की इच्छा को डोमिनेट कर दिया, अधिशासित कर दिया, कुचल दिया, दबा दिया, और जो 1 लाख की जमीन थी 1,000 रुपये में खरीद ली। ऐसी कंडीशन में यह संविदा सेक्शन 16 कॉन्ट्रैक्ट के तहत अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रेरित मानी जाएगी, और चेले के विकल्प पर चेले को विकल्प मिलेगा 19A में कॉन्ट्रैक्ट की धारा। यह संविदा शून्यकरणी होगी, यानी कि चेला या तो शांत बैठे या कोर्ट में जाकर इस संविदा को क्या कराए? रद्द। तो जहां भी वाइडेबल आएगा तो दो विकल्प मिलता है, एक पक्षकार को, दोनों को नहीं। फिर आपका, अब चेला मुकदमा किया कोर्ट में, तो चेला तुरंत मांग करेगा कि हजूर मूल कापी गुरुजी के पास है, और आप मूल कापी गुरुजी से मंगाइए और इसे परिबद्ध करिए, जब्त करिए, इम्पाउंड करिए। क्योंकि अगर गुरुजी के पास ये मूल कापी रही तो ये संभावना प्रबल है कि उस मूल कापी को दिखा के और ये जमीन गुरुजी किसी थर्ड पर्सन को क्या कर देंगे? बेच देंगे। उसके बाद हमें हमारी जमीन नहीं मिलेगी। अतः तत्काल मंगाइए और आप अपने पास क्या रखिए? मूल कापी। जब्त। तो जब्त किया जा सकता है कि नहीं? ये आपका एक अच्छा उदाहरण सिविल मामलों में हमने बताया। तो इसी आपका दस्तावेज पेश कराइए, मूल कापी, उसको न्यायालय कम इम्पाउंड या परिबद्ध करे। परिबद्ध करने के बाद सामान्यतः लौटा देता है, लेकिन कुछ दस्तावेजों को लौटाने से क्या कर सकता है? इनकार। यही बातें आपका किस आर्डर में हमें पढ़नी है? 13 में। देखिए आपका बेयर है, दस्तावेज का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना। तो आदेश 13 का नियम 1। फिर एक बार देखिए आपका आदेश 13 का नियम 1 पढ़ने से पहले एक और नियम जानना है, जो पिछली बार आपका क्वेश्चन बना था और आयोग ने उस क्वेश्चन को डिलीट भी किया था। ये क्वेश्चन बना था कि पक्षकार अपने दस्तावेजों को किस समय पेश करेंगे? तो जब वादी मुकदमा करता है तो उसी समय अपने सभी दस्तावेजों को पेश कर दे। मूल कापी नहीं, बल्कि कैसी कापी? फोटो स्टेट। यानी कि जितना फोटो स्टेट कापियां हैं, उसके पास जितने दस्तावेज हैं
वाद दायर करने के समय ही वह क्या करे, पेश कर दे। फिर प्रतिवादी पर भी यही नियम लागू होगा कि जब प्रतिवादी लिखित कथन दायर करे तो उसके पास जो भी दस्तावेज हैं वह दस्तावेज वह क्या करे, पेश करे कि न करे, तो पेश करे। तो मूल कॉपी पेश किया जाता है कि अभी मैंने फोटो स्टेट प्रतिलिपि। अब ये समस्या आई कि भाई मूल कॉपी कब पेश करेंगे, तो आदेश 13 में बताया गया। अब देखिए सही रहेगा। देखिए आपका मूल दस्तावेज का विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश किया जाना, यानी कि जो मूल दस्तावेज हैं आपका कब पेश करना होगा, या तो फैक्ट इन इशू का जब निर्माण होता है या फैक्ट इन इशू के निर्माण के पहले पेश किया जाएगा। ये फोटो स्टेट कॉपी नहीं, किस कॉपी की हम बात कर रहे हैं, मूल कॉपी। फोटो स्टेट कॉपी कब पेश की जाएगी, वाद पत्र दायर करते समय ही। पूछा गया था पिछली बार, गलती इसलिए आयोग ने मैंने हटा दिया कि उसमें समय दे दिया था 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मुकदमा दायर करने के, 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। और जबकि कानून कहता है कि उसी समय आप दीजिए जब आप मुकदमा दायर कर रहे हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन हटाया गया, कोई समय नहीं था। लेकिन मूल कॉपी के लिए याद रखिए, मूल कॉपी कब पेश करना होगा, फैक्ट इन इशू के निर्माण के समय या उसके पहले। अब देखिए बैरक की भाषा, पक्षकार या उनके प्लीडर विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व मूलतः सभी दस्तावेज पेश करेंगे जहां उनकी प्रतिलिपि वाद या लिखित कथन के साथ फाइल की गई है। यानी कि जो फोटो कापी आप वादी ने वाद पत्र के साथ, प्रतिवादी ने लिखित कथन के साथ प्रस्तुत की है, अब मूल कापी आप उस प्रस्तुत करिए। आपका न्यायालय इस प्रकार पेश की गई दस्तावेज को लेगा, परंतु तब जबकि उसके साथ ऐसे प्रारूप प्रारूप छोड़ दीजिए। आपका कह सकते हैं कि दो दस्तावेजों को यह नियम लागू नहीं होगा। तो कौन कौन से दस्तावेज हैं जिसको हो सकता है क्वेश्चन नया बन जाए कि किन दस्तावेजों की मूल कॉपी विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो दो प्रकार के दस्तावेज हैं, कौन कौन। पहला, दूसरे पक्षकार के साक्षियों की परीक्षा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, ये पहला हो गया। और दूसरा, स्मृति ताज़ा करना, यानी कि जिस दस्तावेज को दिखाकर साक्षियों की हम परीक्षा करेंगे उसको तुरंत पेश करना आवश्यक नहीं है। और दूसरा कौन सा दस्तावेज पेश करना आवश्यक नहीं है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, मेमोरी रिफ्रेश करेंगे, स्मृति ताज़ा करेंगे। तो स्मृति ताज़ा एविडेंस की किस धारा के तहत की जाती है, 159। भाई रटे रे, कौन सी धारा है, 159। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका जो पूछा जाता है इधर आदेश 13 में आदेश 13 में अब जो पढ़िएगा, आदेश 13 का नियम 8 पढ़िएगा। न्यायालय किसी दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा। अब इसको शुद्ध रूप से कोरिलेट करना है सीआरपीसी की धारा 104 से, इसी पर लिखिए। यानी कि आदेश 13 के नियम 8 में ये बताया गया है कि न्यायालय किसी दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने, जब्त किए जाने का क्या दे सकता है, आदेश। हाँ, दे सकेगा, वहीं दे सकता है या दे सकेगा, आपका बाध्य नहीं है। तो एक लाइन आपका परिबद्ध बता ही दिया गया है। इसके बाद आपका जो परिबद्ध या जब्त न्यायालय दस्तावेज किया है, माने जांच पड़ताल करने के बाद सामान्यतः न्यायालय उस दस्तावेज को लौटाता है कि रख लेता है, लौटाता है
लेकिन आपका कुछ दशाओं में उसे क्या किया जा सकता है, रखा भी जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः दस्तावेज को मूल और फोटोकॉपी से मिलान करके उसके बाद पक्षकार को लौटा दिया जाए, क्योंकि हो सकता है घोटाला न किया हो मूल में कुछ और है और कागज लगाकर आपका कुछ लिख कर क्या करा लिया हो, फोटो स्टेट। ऐसा भी तो होता है ना। 100 रुपया लिखा है तो एक कागज चिपका दिया ऊपर, 10 लाख 1 लाख बना दिया और फोटो कॉपी लगा दिया। तो भाई मूल लाओ, और मूल से हम फोटो कॉपी का क्या करेंगे, मिलान करेंगे, तब हम मानेंगे। और तुम्हें मूल हम क्या करेंगे, बाद में लौटा देंगे। लेकिन अगर अश्लील सामग्री है, राजद्रोहात्मक बातें हैं, अपमानजनक बातें हैं या इत्यादि, तो न्यायालय लौटाने से क्या कर सकता है, इनकार भी। लेकिन सामान्यतः क्या किया जाता है, लौटाया जाता है, माने मिलान के बाद जो फोटो कॉपी आपने प्रस्तुत की है। इस प्रकार ये आर्डर भी आपका समाप्त हो गया। 2-3 वही नियम अच्छे से जानना है। अब आइए आदेश 14। एक क्वेश्चन आपका आदेश 14 से चांस रहता है। देखिए आपका क्या, पहले तो आदेश 14 में विवादकों का स्थिरीकरण, सेटलमेंट ऑफ इशू, और विधि विवादकों के आधार पर या उन विवादकों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई है। रजामंदी मने पक्षकार कंसेंट हो गए हैं, पक्षकार सहमत हो गए हैं। वाद का अवधारण, वाद का अवधारण का मतलब कि उस मुकदमे में फैसला देना, निर्धारण कर देना। पहले तो फैक्ट इन इशू समझिए होता क्या है, और इसके लिए पहले कोरिलेट करना पड़ेगा आपको। देखिए आपका विवादक तथ्य होता क्या है, फैक्ट इन इशू होता क्या है, इसकी परिभाषा एविडेंस की धारा 3 में दी गई है। यानी कि एविडेंस से पहले जोड़िए, फिर सीआरपीसी से, और लास्ट में आपको सीपीसी का आर्डर 14 चलेगा। पहले समझने का प्रयास करिए कि फैक्ट इन इशू होते क्या है, ये कैसे निकाले जाते हैं। फिर पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले किस विवादक तथ्य पर फैसला आएगा। 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, सतर्क रहिएगा यहाँ से। तो एक तो एविडेंस का सेक्शन आपका 3 पढ़ना है। इसके बाद एविडेंस का जो सेक्शन है आपका 5 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, ये साक्ष्य अधिनियम में। इसके बाद जो आपका पढ़ना है सीआरपीसी में पढ़ना है, और सीआरपीसी में जो आरोप होता है, जो इल्जाम होता है, चार्ज होता है, न्यायालय लगाता है, ये पढ़ना है। और सेक्शन 211 से लेकर 224, नहीं 211 से लेकर, सही है, 225 से आपका ट्रायल चलेगा। देखिए आपका सीआरपीसी की धारा 211 से लेकर 224 तक पढ़ना है। फिर आपका सीपीसी का आदेश 14 पढ़ना है लास्ट में। तो लेकिन उदाहरण एक दो देखिए और समझने का प्रयास करिए भाई अच्छे से। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन टेक्निकल बनता है। वैसे आपका या तो टेक्निकल क्वेश्चन बिना आर्डर धारा के बन जाए, या आपका आर्डर से बन सकता है। देखिए जो फैक्ट इन इशू है, इधर आगे बैठिए भाई, आके ये जगह नहीं। जो फैक्ट इन इशू है, या बैठिए आगे, हाँ बैठ जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बैठिए एक लोग, या वहाँ यहाँ बैठिए, है तो जगह पीछे। देखिए फिर एक बार जो फैक्ट इन इशू है, फिर एक बार देखिए इसको। जो विवादक तथ्य हैं आपका, जो लीगल भाषा में परिभाषा सेक्शन 3 में दी गई है, वह परिभाषा कठिन है। तो वो परिभाषा हम नहीं बताएंगे, एकदम सामान्य बातें बताएंगे। जब किसी तथ्य के बारे में एक पक्षकार डिमांड करता है,
मांग करता है या किसी तथ्य को स्वीकार करता है और दूसरा पक्षकार आपका डिनाई करता है, इनकार करता है। लेकिन लीगल भाषा में आपका जो बेयर की भाषा है, एक पक्षकार प्राख्यान करता है और दूसरा पक्षकार प्रत्याख्यान। तो प्राख्यान यानी कि मांग और प्रत्याख्यान का मतलब डिनाई। तो इसी से क्या उत्पन्न होता है? फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य। एक लाइन में उदाहरण देखिए, एक उदाहरण आपका बनाया जाए सिविल मामलों में, देखिए आपका तब ये सबको रिलेट किया जाएगा। ए और बी में विवाद है। ए अवाद पत्र दायर किया है, पहला पैराग्राफ में कुछ लिखा है, दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे में, चौथे में। अब बी जब जवाब लगाएगा ए के दावे का, यानी कि लिखित कथन दायर करेगा, तो आपका स्पेशली रूप से बी को ये बताना पड़ेगा कि ए की कौन सी बात हमें स्वीकार है और कौन सी बात से हम इनकार करते हैं। तो अगर बी ने कहा कि ए की पहली बात हमें क्या है, स्वीकार, तो ए ने डिमांड किया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये न्यायालय में एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब इस विषय पर कोई विवाद बचा कि नहीं बचा? पहले पॉइंट पर नहीं बचा। तो ये अब विवादक तथ्य से क्या करिए, क्योंकि एक पक्षकार ने मांग किया और दूसरा उसे क्या कर लिया, तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि वादी की बात अब सत्य मान ली जाएगी। दूसरे पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट को आपका बी ने दूसरे और तीसरे को क्या कर दिया, डिनाई। तो जो ये दूसरा पैराग्राफ में बातें ए ने लिखी हैं और तीसरी पैराग्राफ में लिखी हैं, जिसको कि बी ने आपका प्रत्याख्यान कर दिया है, इनकार कर दिया है, डिनाई किया है, यानी कि बी ने ये कहा है कि दूसरा और तीसरे पैराग्राफ में ए द्वारा कही गई बातें हमें स्वीकार नहीं है, यानी कि इसको हम स्वीकार नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में ये जो दो पॉइंट हैं, यही क्या उत्पन्न करेंगे, फैक्ट इन इशू। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, विवादक तथ्य। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा क्या करता है, डिनाई। अब चौथे पॉइंट पर भी आ जाया जाए। जो चौथा पॉइंट है, इस पर भी मौन रह जाता है, यानी कि चुप रह जाता है, आपका साइलेंट रह जाता है। तो अगर ए ने डिमांड की है और बी उस बात के बारे में चुप रह गया, जवाब ही नहीं दिया, तो सिविल मामलों में अगर चुप्पी है तो ये माना जाएगा कि बी ने इम्प्लाइड तरीके से, विवक्षित रूप से ए की चौथी बात को क्या कर लिया है, स्वीकार। लेकिन क्रिमिनल मामलों में ऐसा नहीं है। अगर अभियुक्त से पूछा जाए कि क्या तुम ये आरोप जो हम लगाए हैं, क्या तुम ये अपराध किए हो, और अगर अभियुक्त चुप रह जाता है, तो स्वीकार नहीं माना जाएगा आपराधिक में, ये माना जाएगा कि अभियुक्त ने उस अपराध को करने से डिनाई किया है। तो सिविल मामलों में मौन अगर रहता है प्रतिवादी, तो फिर याद रखिए, विवक्षित रूप से एक्सेप्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, और कोई विवाद नहीं। लेकिन क्रिमिनल मामलों में क्या होगा, अगर अभियुक्त चुप रह जाता है, तो क्या आपका उसे स्वीकृति मानी जाएगी कि नहीं? नहीं भाई, तो अंतर है दोनों में, सिविल और क्रिमिनल में। अब आइए पहले एविडेंस हो जाए, तब आपका एक क्रिमिनल मामले का उदाहरण, आपका सिविल तो चल ही रहा है। अब यही आपका विवादक दो प्रकार, पहले एविडेंस हो जाए तब प्रकार बताया जाए। धारा 3 में फैक्ट इन इशू की परिभाषा दी गई है। एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा क्या करे, डिनाई। धारा 5 ये बताती है कि जब भी न्यायालय में एविडेंस पेश किया जाएगा, या तो रेलेवेंट फैक्ट का किया जाएगा
जो 6 से लेकर 55 तक में घोषित है, या फैक्ट इन इशू का यानी कि विवादक तथ्य का। यानी कि धारा 3 में जो विवादक तथ्य दिए गए हैं उसका एविडेंस दिया जा सकता है कि नहीं, दिया जा सकता है। तो एविडेंस की धारा में ये प्रावधान है, सेक्शन 5 में, ये याद रखिए। विवादक तथ्य किसी मामले का क्रोध होते हैं, आधारशिला होते हैं। इसी को साबित या ना साबित करने के लिए 6 से 55 तक सुसंगत तथ्यों का सहयोग लिया जाता है। ये फैक्टा प्रोबेंडा होते हैं, यानी कि जिन्हें साबित करना है, और फैक्टा प्रोवेंसिया ये सुसंगत तथ्य होते हैं जिनके माध्यम से विवादक तथ्य क्या किए जाते हैं, साबित। तो फैक्टा प्रोबेंडा कौन है, जिसे साबित करना है, किसको साबित करना है, विवादक। अब फैक्टा प्रोवेंसिया जिसके माध्यम से, तो बताइए किसका उल्लेख अभिवचन में करना आवश्यक है, प्रोबेंडा की प्रोवेंसिया, प्रोबेंडा। यानी कि विवादक तथ्य का उल्लेख अनिवार्य है। क्या आपके पास साक्ष्य है, इसका उल्लेख अनिवार्य नहीं है। अब ये तो एविडेंस की बात रही। आपका क्रिमिनल मामलों में आइए। आपराधिक मामलों में जो अभियुक्त पर न्यायालय इल्जाम लगाता है, जो आरोप लगाता है, वही आरोप ही फैक्ट इन इशू होता है। न्यायालय आरोप लगाता है, अभियुक्त को पढ़कर सुनाता है, समझाता है, और आपका पूछता है कि क्या जो ये आरोप हमने तुम पर लगाया है, क्या तुम स्वीकार करते हो कि आपका विचारण का दावा करते हो। तो अभियुक्त के पास देखिए क्या क्या ऑप्शन है। या तो वह अपने उस अपराध को एक्सेप्ट कर ले। तो जैसे ही वह अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है, तो अब सामान्यतः आगे कार्यवाही नहीं की जाती, लेकिन न्यायालय चाहे तो तुरंत दंडादेश न देकर आगे भी कार्यवाही कर सकता है। पहला नियम। दूसरा, या तो इनकार कर दे कि हमने ये अपराध नहीं किया जो इल्जाम लगाए हैं आप। तीसरा, या तो विचारण का दावा करे कि आगे साक्ष्य आप लीजिए, विचारण हमारा करिए। चौथा, मौन रह जाए। तो अगर मौन रह जाता है तो मैं बताया क्या माना जाएगा, आपका डिनाई। यानी कि आपराधिक मामलों में अभियुक्त नहीं बोला कुछ, तो माना क्या जाएगा कि स्वीकार कर लिया, कि इनकार कर दिया, तो इनकार कर दिया। ये आरोप के बारे में जो प्रावधान है 211 से लेकर कहाँ तक है, 224 तक। अब आइए आपका एविडेंस, हाँ प्रकार पहले बता दिया जाए। आपका ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका, कि फैक्ट इन इशू जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो अच्छे से याद रखिए, एक फैक्ट इन इशू जो होता है फैक्ट का यानी कि तथ्य का विवादक, दूसरा विधि का विवादक, तीसरा तथ्य और विधि का मिश्रित विवादक, उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन आया है। वैसे तथ्य और विधि का मिश्रित के बारे में बेयर एक्ट में प्रावधान नहीं है। आपका या तो तथ्य का लिखा गया, या तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विवादक होते हैं विधि के विवादक, तथ्य के विवादक, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे, दोनों। अब अगला क्वेश्चन आइए। वैसे अब आपका जो आदेश में है लगभग 90% हमने बातें अब बता चुका हूँ मैं, 10% के लिए ही वहीं थोड़ी बहुत बातें पढ़नी है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस विवादक पर साक्ष्य लिया जाएगा, विधि के विवादक की दोनों पर, कि दोनों पर एक साथ लिया जाता है, तो विधि का विवाद। अब अगला क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन विधि का विवादक है। तो तीन चार जरूर याद रखिएगा, हम लिखवा देंगे वहाँ। जो न्यायालय की अधिकारिता होती है
कि क्या न्यायालय को इस मामले में जुरिडिक्शन है कि नहीं। वह सबसे पहले याद रखिए किसका विवाद होता है, विधि का। पहले यही डिसाइड होगा कि न्यायालय को जुरिडिक्शन है कि नहीं। तो बताइए अगला क्वेश्चन जे का, न्यायालय को जुरिडिक्शन है कि नहीं, ये वादी तय करेगा। इसका निर्णय कौन करेगा, वादी की, प्रतिवादी की, न्यायालय। सतर्क रहेगा, ये भी क्वेश्चन है, कौन करेगा, न्यायालय स्वयं करेगा। दूसरा जो लिमिटेशन होता है, जो परिसीमा काल होता है, वह भी विधि का विवादक होता है, गलत न हो, ये कई बार आया है। जैसे वाद दायर करने की जो, जैसे ही वादी ने वाद दायर किया, प्रतिवादी अटैक करेगा कि हजूर प्रतिवादी का वाद खारिज किया जाए क्योंकि टाइम बार्ड हो गया है, इसका समय वाद दायर करने का क्या हो गया है, बीत गया है। तो जो मर्यादा होती है, जो लिमिटेशन होता है, या जो काल होता है, समय सीमा होती है, वह किसका विवादक होता है, विधि का। और सबसे पहले इसी पर सुनवाई होगी, अन्य पर नहीं। क्या मामला है उस पर बाद में, सबसे पहले किस पर सुनवाई। तो अधिकारिता और मर्यादा यानी कि समय, याद रखिएगा, ये दोनों किसके विवादक हैं, विधि के। ये कम से कम इतना याद रखिए, पूछा जा चुका है, झारखंड तक में पूछा गया है इस समय के बारे में। तो आपका विधि का विवादक है, सबसे पहले किस पर सुनवाई होगी, विधि के। अब विवादक कैसे उत्पन्न होते हैं, अब यह ना पूछिएगा, अभी हमने बताया कि जब एक पक्षकार क्या करे, डिमांड, और दूसरा डिनाई, चाहे तथ्य के बारे में करे या विधि के बारे में, वही बात है आपका। अब आइए आदेश 14 देखिए भाई, आपका आदेश 14 का नियम 1 देखिए, विवादकों की विरचना। इसी में आपका प्रकार भी आ जाएगा। देखिए आपका विवादक तब पर, हाँ ये मामले का क्रोध होते हैं, याद रखिएगा। इसी पर, इसी को साबित किया जाता है, इसी पर निर्णय आता है। अगर किसी मामले में कोई विवादक है ही नहीं तो किसी सुनवाई की भी आवश्यकता नहीं है। ये मामले का क्या है, इसे क्या कहा जाता है, फैक्टा प्रोवेंडा की प्रोवेंसिया, प्रोवेंडा। किसको साबित किया ना साबित किया जाएगा, इसी को। और इस, और किसके माध्यम से, जो सुसंगत तथ्य एविडेंस में, कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेकर 55। याद रखिए, इतना कम से कम याद रखिए, फैक्टा प्रोवेंडा विवादक तथ्य, और प्रोवेंसिया दे तो आपका सुसंगत तथ्य। अगला देखिए आदेश 14 का नियमन, विवादकों की विरचना। विवादक तब पैदा होते हैं जबकि तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिपादना एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात की गई है और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात की जाती है। अब ये न पूछिएगा कि ये क्या होता है, एक पक्षकार डिमांड करे और दूसरा क्या करे, तो क्या उत्पन्न होगा, विवाद। अब मैं बता चुका हूँ उदाहरण आपका ए और बी में। अगला देखिए, तात्विक प्रतिपादनाएं विधि या तथ्य की वे प्रतिपादनाएं हैं जिन्हें वाद लाने का अपना अधिकार दर्शित करने के लिए वादी को अभिकथित करना होगा और प्रतिरक्षा के लिए किसको करना होगा, प्रतिवादी को। तीसरा खंड काफी महत्वपूर्ण है, एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात। प्रतिज्ञात मतलब मांग, प्रत्याख्यात का मतलब डिनाई। हर एक तात्विक प्रतिपादना एक सुभिन्न विवादक का विषय होगी। तो अभी तो हमने उदाहरण बताया कि हर एक सुभिन्न जो मांग की गई है और डिनाई, वो अलग अलग विवादक होगा कि सामूहिक रूप से अलग अलग। तो आपका दूसरा और तीसरे को प्रतिवादी ने क्या किया था, तो ये एक पहला विवादक ये हो गया और दूसरा विवादक ये हो गया। और पहले को आपका चूंकि प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया तो विवादक हुआ नहीं, क्योंकि तभी विवादक होगा जब दूसरा पक्षकार क्या करे, डिनाई। और चौथे पॉइंट पर हमने क्या बताया था, मौन रह गया,
तो मौन रह गया तो सिविल मामलों में क्या माना जाएगा? तो अभिव्यक्त स्वीकृति की विवक्षित विवक्षित आचरण द्वारा इम्प्लाइड क्रिमिनल में क्या माना जाएगा? अगर अभियुक्त मौन रह जाता है तो एकदम अच्छे से तैयार रखिए। अब आइए खंड 4 महत्वपूर्ण है। विवादक कितने प्रकार के होते हैं? तो विवादक दो प्रकार के, एक कौन होता है तथ्य का और दूसरा कौन होता है विधि का। तो अब आ जाइए आदेश 14 का नियम 2, न्यायालय द्वारा सभी विवादकों पर निर्णय सुनाना। तो जितने विवादक हैं न्यायालय उस पर क्या सुनाएगा? निर्णय। लेकिन सबसे पहले किस पर निर्णय आएगा? बताइए अब किस पर आएगा? विधि के विवादक। विधि के विवादक कौन कौन होते हैं? एक अधिकारता और दूसरा आपका परिसीमा। ये हम नहीं, देखिए आपका लिखा गया है कि विधि के विवादक कौन होंगे। तो न्यायालय के अधिकारता और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा सृष्टवाद का वर्जन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब एक लाइन और इसमें जोड़ा जाए, क्या न्यायालयों को इस मामले में जुरिडिक्शन है? तो जुरिडिक्शन पहले निर्धारित किया जाए। आपका अधिकारिता के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह सिविल न्यायालयों के अधिकारता कई आधारों पर देखी जाती है। अब अधिकारता के प्रकार देखिए, एक मोनेटरी जुरिडिक्शन यानी कि धन संबंधी अधिकारता, दूसरा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन स्थानीय अधिकारता, चौथा सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ जुरिडिक्शन विषय वस्तु संबंधी अधिकारता, चौथा मूल अधिकारता यानी कि पहली बार मुकदमा, पांचवा अपीलीय अधिकारता और छठवां हम बता रहे हैं कनकरेंट जुरिडिक्शन यानी कि जब एक ही विषय पर दो या दो से अधिक न्यायालयों को क्या हो अधिकार। तो सबसे पहले अगर हाँ विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय स्वयं डिसाइड करेगा कि हमें अधिकारिता है कि नहीं। इसको थोड़ा जोड़कर पढ़िएगा। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से वहाँ भी क्वेश्चन बना है कि अगर कोई मुकदमा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दायर किया गया तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को उस विषय में अधिकारिता है कि नहीं इसका निर्धारण कौन करेगा? तो हर एक जगह न्यायालय स्वयं करेगा। अब वहाँ भरमाने के लिए देगा महासचिव करेगा, सुरक्षा परिषद करेगी, आपका राज्य पक्षकार करेंगे और अंत में देगा न्यायालय क्या करेगा? स्वयं। तो क्या मार कराएंगे? तो चाहे सिविल मामले में हो, क्रिमिनल में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो और चाहे न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अगर ये अधिकारिता का जो विवाद है ये आपका ये विधि का विवादक होता है और इसका निर्धारण न्यायालय स्वयं करता है। दूसरा देखिए इसमें है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा सृष्टवाद का वर्जन। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में कोई कानून लागू है और उस कानून के तहत किसी वाद के संज्ञान पर न्यायालय को रोक लगा दी गई है कि न्यायालय ऐसे वादों को ग्रहण नहीं करेंगे। तो एक तो रोक टाइम के आधार पर लगाई गई है कि जिस मुकदमे का दायर करने का समय क्या हो गया है, बीत गया है, आप उसको स्वीकार करिए कि न करिए, न करिए। जैसे कि आयोग में फार्म भरते हैं तो एक दो लोग फ़ोन किए कि समय बीत गया पेमेंट नहीं हुआ, तब अब कहाँ से पेमेंट होगा? एक माह से सो रहे थे। इसीलिए आपको पहले ही सलाह हम भी दे रहे थे कि जल्दी से जल्दी फार्म क्या करिए, भर दीजिए। कब सर्वर डाउन हो जाए, कब नेट गायब हो जाए, जैसे ऑनलाइन चल रहा है, कब अभी नेट कब गायब हो जाए, कब सिस्टम बढ़ जाए, कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। एक सेकंड में सब क्या हो जाएगा। तो कब आयोग का साइट बंद माने स्लो पड़ जाए तो 2 दिन तक फंसा रहेगा मामला। लेकिन एक दो लोग ऐसे बाहरी लोग किए थे फ़ोन। आपका अब क्या किया जाए?
अब क्या किया जाए भाई, अब क्या उपाय है? पेमेंट ही नहीं कर पाए तो अब क्या किया जाए? आयोग समय बढ़ा दे अलग बात है, लेकिन कोई चांस नहीं है, समय बढ़ाया भी नहीं, समय नहीं बढ़ाया, अब उनका फार्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। अगला देखिए आपका, फिर एक बार देखा जाए तो अब सीपी एक तो लिमिटेशन एक्ट पढ़ना है कि जहाँ की समय दिया गया है, अगर वो समय निकल गया तो आपको मुकदमा दायर करने से क्या कर दिया गया है, रोका गया है। अगर दायर करते हैं तो आदेश 7 तो रूल 11 अभी पढ़ाना है के तहत आपका वाद क्या हो जाएगा, डिसमिस, नामंजूर। अब दूसरा आपको जो देखना है, एक लाइन सीपीसी की धारा 9 देखनी है। सीपीसी की कौन सी धारा कवर करनी है? आपका धारा 9 कवर करनी है। फिर एक बार धारा 9 देखिए कि सिविल न्यायालय सभी सिविल वादों का संज्ञान लेंगे, यानी कि कांग्निजेंस लेंगे, अवगत होंगे, ग्रहण करेंगे और उनका विचारण करेंगे, जब तक कि उनके ग्रहण करने और विचारण करने पर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रूप से क्या न लगा दी गई हो, रोक। तो फिर आप समझिए इसी बात को कि अगर वादी कोई मुकदमा न्यायालय में दायर करता है तो प्रतिवादी आक्षेप कर सकता है कि हजूर इसके वाद को खारिज करिए, क्योंकि आपको अधिकारिता ही नहीं है, ये जो मामला है आपके विषय का नहीं है, क्योंकि आपकी अधिकारिता पर, आपके ग्रहण करने पर या तो एक्सप्रेस रूप से, यानी कि किसी कानून में स्पष्ट रूप से लिखकर, या इम्प्लाइड रूप से क्या लगा दी गई है, रोक। तो मेंटेनेंस वाला एक उदाहरण देखिए, भरण पोषण का जो मामला है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का, अब बताइए क्या सिविल न्यायालय में मुकदमा होगा कि सिविल न्यायालय के में मुकदमा करने पर रोक लगी है? तो मैं बताया था रोक लगी है। आप या तो सीआरपीसी के तहत जाइए, या आप धारा जो 7 हमने ट्रिब्यूनल बताया था अधिकरण, उसके समक्ष जाइए। सिविल वाद दायर करने पर क्या लगा दी गई है कि कोई सिविल न्यायालय ऐसे मामलों को ग्रहण और चला गया माता पिता सिविल न्यायालय में, तो तुरंत बच्चे और नातेदार अटैक करेंगे कि हजूर आपको अधिकारता नहीं है, इनके आवेदन को क्या करिए, खारिज। क्योंकि देखिए ये आपका मेंटेनेंस एक्ट है, इसमें तो ट्रिब्यूनल की बात की गई है या सीआरपीसी की कौन सी धारा की, 125। तो बताइए, बताया गया था क्या दोनों जगह विकल्प हैं, तो दोनों जगह जाएंगे कि एक जगह? हाँ, या तो ट्रिब्यूनल में जाइए या सीआरपीसी। देखिए आगे इसमें बढ़ा जाए भाई आपका ये तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन इधर बनता है। काफ़ी चीज़ें बताई गई आपको, माने जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो किताबों के बस की बात नहीं है, और बेहतर की। अगला देखिए आपका ये आदेश 14 का नियम 2 हो गया। अब आदेश 14 का नियम 4 पढ़ना है। न्यायालय विवादकों की विरचना करने से पहले साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका न्यायालय विवादकों की विरचना करने से पहले साक्ष्यों से पूछताछ कर सकेगा, या जो दस्तावेज पेश किया गया है उसकी परीक्षा कर सकेगा, और इसके लिए वह कितने दिनों तक कार्यवाही को मुलतवी, सस्पेंड या स्थगित कर सकता है। वही समय याद रखना है, कितना दिन, 7 दिन। एक लाइन बस याद रखिए, कितने दिन, 7 दिन। इसके बाद आपका पूछा जाता है आदेश 14 का नियम 5, विवादकों का संशोधन या उन्हें काट देने की शक्ति। तो विवादकों में संशोधन कब तक हो सकता है, पूछा जाता है निर्णय के पहले कभी भी। डिक्री के नहीं, डिक्री है, यही गलती होती है, उसको अंडरलाइन करिए। बैरक की भाषा भी देखिए भाई यही गलती हो जाती है। देखिए अब 2-3 जगह आपका इसमें कोरिलेट देखिए पूछा गया है, अंडरलाइन करिए।
कि आदेश 14 के नियम 5 के तहत विवादकों में संशोधन कब तक किया जा सकेगा। तो मुकदमे के दौरान कभी भी, निर्णय के पहले कभी भी, डिक्री पारित करने के पहले कभी भी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं। कब तक किया जा सकता है, निर्णय नहीं बल्कि क्या लिखा है, आज्ञप्ति या डिक्री पारित करने के पूर्व कभी भी। अंडरलाइन इसको करिए। इसी के साथ आपका 2-3 और नियम जानना है, और वह जो नियम जानना है आपका, वह सीआरपीसी में पूछा जाता है कि आरोप में परिवर्तन कब तक किया जा सकता है। तो वहाँ वहाँ मारिएगा निर्णय के पूर्व कभी भी। सेक्शन लिख लीजिए 216 सीआरपीसी की धारा 216। कई बार पूछा है क्वेश्चन कि आरोप में परिवर्तन कब तक, तो वहाँ डिक्री ना मार दीजिएगा, निर्णय के पूर्व कभी भी। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन याद 216। इसके बाद हमने सारे में बताया था कि अगर संविदा के विशिष्ट पालन की मांग वादी ने किया है और प्रतिकर की मांग नहीं किया है, तो क्या न्यायालय मुआवजा दिलवा सकता है कि नहीं? नहीं। तो कब तक मांग कर सकता है, वाद पत्र में संशोधन करके, निर्णय के पूर्व कभी भी। लेकिन यहाँ थोड़ा अंडरलाइन करे किए रहेगा, एक अंतर है यहाँ जो हम बता रहे हैं। आदेश 14 के नियम 5 में वही अटैक करना है, यहाँ निर्णय नहीं मारना है। यहाँ जो पूछा जाता है कब तक, डिक्री के पूर्व कभी भी। अंडरलाइन करिए इसको, ये कम लोग ही कर पाएंगे सॉल्व। फिर हम बता रहे हैं, यहाँ जब आए तो आप क्या मारेंगे, निर्णय नहीं, डिक्री पारित करने के पूर्व कभी भी न्यायालय विवादकों का संशोधन या उन्हें काट देने का क्या दे सकता है, आदेश। इस प्रकार आपका कह सकते हैं ये भी समाप्त हो गया। अब आदेश 15 आ जाइए, प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा। तो जब कोई विवाद नहीं है तो पहली सुनवाई में न्यायालय फैसला सुना दे कि न सुनाए, सुना दे, क्यों रोके फैसले को आपका। तो ये कम पूछा जाता है, बस एक लाइन याद रखे आपका, 15 तक ही याद रहने दिया जाए, क्योंकि भाई एकदम ये भी नहीं है कि ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इससे आपका देखिए, फिर एक बार देखिए एक उदाहरण लास्ट में, 1 मिनट। अगर ए ने वाद पत्र दायर किया, 4 मान लीजिए पैराग्राफ में अपनी बातें कही, और चारों पैराग्राफ की बातें बी ने एक्सेप्ट कर ली, तो आप लोग बताइए क्या कोई सुनवाई की अब आवश्यकता है? क्योंकि एक पक्षकार ने मांग किया और दूसरा क्या कर लिया, तो पहली सुनवाई में क्या सुना दिया जाए, फैसला। भाई विवाद होगा तभी तो मामला आगे बढ़ेगा, जब विवाद ही नहीं है तो पहले सुनवाई में मामले को क्या किया जाए, निपटा दिया जाए। तो इस प्रकार आदेश 15 तक समाप्त हो गया। रेस्ट ले लीजिए, तो एविडेंस चलेगा 15 मिनट बाद भाई।